Welcome to my institute, Civil Engineering Institute. So today we are going to discuss on development length, anchorage length, and lap length. So let us discuss. So first of all, we should know what is the meaning of development length. So as it is written here, you can see development length is the length of the bar required to transfer stress from steel to the concrete safely and to establish the design bond strength between concrete and steel. Development length transfer stress from one member to another member. एक्चुअली इसमें होता क्या है, पहले तो बात है कि डेवलपमेंट लेंथ हम मान लीजिए हम लोग लोड से जनरेट जो स्ट्रेस होता है उसको एक मेंबर से लेके दूसरे मेंबर तक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट लेंथ द ट्रांसफ़र कैन बी पॉसिबल. मान लीजिए बीम से लेके हम स्ट्रेस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कॉलम तक. So how can we transfer? Let us understand this concept or this definition from this example. Okay. Now here you can see the reinforcement. This is the reinforcement. Here you can see this is the reinforcement. Okay. Now this reinforcement, this is the simply supported beam. And this is the support, here it is provided, and this is the reinforcement which is provided to resist the flexural tensile force. Due to the application of load, the compression will generate on this top surface and tension will generate on this bottom surface as the beam bends like this. Hence, in order to resist these tensile forces, we are providing reinforcement. All of we know that. Now, what should be the length of reinforcement? As all of we know that the bending moment diagram for the simply supported beam under UDL is like this. Maximum bending moment occurs at middle portion and minimum bending moment occurs at or zero bending moment occurs at support portion. So from this to this portion is critical from the flexure or bending point of view. In order to protect the beam from the flexure or bending forces, we should provide reinforcement from this position to this position. So no need to provide this position, but this is wrong concept. How? We have to provide the reinforcement in the support portion. मतलब मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम reinforcement प्रोवाइड कर सकते हैं फ्लेक्चर को रेजिस्ट करने के लिए, बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए. बट नॉर्मली हम यहाँ पर भी कुछ एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं. सपोर्ट के अंदर कुछ एक्सटेंशन हमको प्रोवाइड करना पड़ता है. जो एक्सटेंशन हम प्रोवाइड करते हैं, दिस एक्सटेंशन इज़ नथिंग बट द डेवलपमेंट लेंथ. एक्सटेंशन प्रोवाइड करने से बहुत सारा फ़ायदा होगा. क्या क्या फ़ायदा होगा? पहला तो ये है, पहला तो एक फ़ायदा है कि जो बॉन्ड्स जो स्ट्रेस बॉन्ड जनरेट होगा इन बिटवीन द कॉन्क्रीट एज वेल एज द स्टील विल बी हायर. अगर हम इस लेंथ से इस लेंथ तक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जितना बॉन्ड कॉन्क्रीट और स्टील के अंदर होगा उससे कहीं ज़्यादा बॉन्ड यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस प्रोवाइड करने से जनरेट हो सकता है. सो पहला जो बात है हम बॉन्ड प्रोवाइड करने के लिए होता है. सो बाय एक्सटेंडिंग दिस रेनफोर्समेंट फ्रॉम टू द सपोर्ट साइड, एक्चुअली बीम कहाँ पे होता है? इस सपोर्ट क्या है? कॉलम हो सकता है, सपोर्ट वाल हो सकता है. लेटेस्ट दिस इज ए अनदर मेंबर कॉलम. सो दिस इज कॉलम एंड दिस इज नथिंग बट द बीम. सो बीम से लेकर कॉलम तक ट्रांसफ़र करने के लिए ये जो लेंथ हमने प्रोवाइड किया है, यही लेंथ कैपेबल हो सकता है. जहाँ स्ट्रेस जनरेट होगा बीम में, तो बीम से लेकर ये कॉलम तक ट्रांसफ़र कर सकता है. तो इसी को बेस करके, इसी को यूज़ करके हम बीम से लेकर स्ट्रेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कॉलम तक.
That means we can transfer the stress from one member to the another member by the help of development length. ठीक है, अभी डेवलपमेंट लेंथ क्या है आपको समझ में आया? डेवलपमेंट लेंथ इज दैट लेंथ विच इज प्रोवाइडेड विद इन द कॉन्क्रीट इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द स्ट्रेस फ्रॉम द स्टील टू द कॉन्क्रीट. मतलब हम इस कॉन्क्रीट जोन से स्ट्रेस ट्रांसफ़र करके यहाँ पर लाना चाहते हैं. तो टेंसाइल फोर्स के लिए हमने स्टील प्रोवाइड किया है. सो दिस टेंसाइल फोर्स विल बी ट्रांसफर टू द कॉलम विद द हेल्प ऑफ दिस डेवलपमेंट लेंथ. ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया कि डेवलपमेंट लेंथ एक्चुअली होता है क्या है. अभी हम समझेंगे कि इस डेवलपमेंट लेंथ का टोटल एक्चुअल लेंथ कितना होता है. पहले तो आपको बता देता हूँ, डेवलपमेंट लेंथ, the length of development length is calculated, or the first point of the development length is calculated from the position of critical shear. हमको shear force डायग्राम इसका पता है कि नहीं? ऐसा होता है shear force डायग्राम अंडर यूटीएल, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए. तो एक पोर्शन कहीं यहाँ पर होता है विच इज़ नॉट द मिडिल पोर्शन. यहाँ पर कहीं एक पोर्शन होता है विच इज़ नॉट द मिडिल पोर्शन. ओके, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है उसी को क्रिटिकल पोर्शन कहते हैं. एक्चुअली वी विल डिस्कस इन अनदर स्लाइड अबाउट द क्रिटिकल पोर्शन एंड द पोजीशन ऑफ क्रिटिकल पोर्शन फॉर द वेरियस सेक्शंस. बट बिफोर दैट लेट अस अस्यूम दिस इज़ द क्रिटिकल पोर्शन. ओके, सो इस पोर्शन से लेकर यहाँ पर सपोर्ट के एंड तक जो भी डिस्टेंस बनता है, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है. अगर उससे ज़्यादा हुआ तो हम बेंड कर देंगे, इससे ज़्यादा हम डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते तो उसको बेंड कर देंगे. तो बेंड होने के बाद उसको बोलते हैं एंकोरेज. ठीक है, डेवलपमेंट का दोनों पार्ट होता है. एक तो होता है सेंटर से लेकर डिस्टेंस, और बाकी जो डिस्टेंस हम बेंड कर देते हैं नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पर तो स्पेस बचता नहीं है प्रोवाइड करने के लिए, तो इसको बेंड कर देते हैं. ठीक है, तो क्रिटिकल पोर्शन से लेकर यहाँ तक और उससे भी ज़्यादा जो भी लेंथ बनता है तो उसको बोला जाता है डेवलपमेंट लेंथ. आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा. सो यहाँ पर देखिए फिर से वही डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ. सो डेवलपमेंट लेंथ इज द लेंथ ऑफ द बार दैट इज सराउंडेड बाय द कंक्रीट बियॉन्ड एनी सेक्शन इन एन आरसीसी बीम व्हिच वुड बी कैपेबल एनफ टू रेजिस्ट द अप्लाइड पुलिंग फोर्सेस. पुलिंग फोर्सेस मतलब टेंशन फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए कैपेबल हो सकता है. नाउ दिस लेंथ इज ए मस्ट रिक्वायरमेंट इन एन आरसीसी मेंबर, बिकॉज इफ दैट लेंथ इज नॉट अवेलेबल देन द रेनफोर्समेंट स्टिल वुड नॉट एबल टू रेजिस्ट द पुल एंड इट विल कम आउट व्हिच विल लीड टू द फेलियर. देखिए पुलिंग फोर्सेस में क्या होता है, मतलब यहाँ पर देखिए टेंसाइल फोर्सेस से एक्टिंग करता है. बेंड होने के बाद क्या हो जाता है, बेंड होने के बाद यहाँ पर टेंसाइल फोर्सेस ऐसे एक्टिंग करता है. ठीक है, तो उसी टेंसाइल फोर्स को स्टील रेजिस्ट करता है. तो पुलिंग फोर्सेस, दिस पुलिंग फोर्सेस ट्राइज टू पुल द रेनफोर्समेंट टू द आउटसाइड ऑफ द कंक्रीट. ये क्या करता है, कंक्रीट से स्टील को निकालने की कोशिश करता है ये पुलिंग फोर्सेस. तो उसी को हमको नहीं होने देना है. ठीक है, तो इसीलिए भी हम डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं, सो दैट बॉन्ड विल बी ऐसे, मतलब बेंड करने से बॉन्ड जो होगा अच्छा होगा, मैक्सिमम बॉन्ड क्रिएट हो सकता है, जो स्ट्रेंथ क्रिएट हो सकता है मैक्सिमम इन बिटवीन द कंक्रीट एंड द स्टील, व्हिच विल हेल्प टू मेक द स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्गर. ओके, सो नाउ और एक कोडल स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लिखा गया है कि जो डेवलपमेंट लेंथ होता है, the maximum value of the development length is this, that is 1.3 m1 divided by v plus l naught. so क्या है l naught, क्या है m1, क्या है v, तो हम लोग जानेंगे. मतलब इससे हम ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते, इससे कम प्रोवाइड कर सकते हैं या इसके इक्वल और इसके बराबर प्रोवाइड कर सकते हैं. सो एल नॉट, द डेवलपमेंट लेंथ वैल्यू शुड बी लेस दैन और इक्वल टू 1.3 m1 by v plus l naught. ओके, सो m1 इज़ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द स्टील बार आर द कंसिडर्ड सेक्शन. जो भी क्रिटिकल सेक्शन से हम डेवलपमेंट लेंथ को मेजर करते हैं तो उस वहाँ पर जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है बीम का वो हम निकाल सकते हैं.
नेक्स्ट जो होता है बी जो होता है वर्टिकल शियर एट दैट सेक्शन, जो भी सेक्शन से क्रिटिकल शियर निकलता है तो उसके वहाँ पर पोजीशन में कितना वर्टिकल शियर है और शियर स्ट्रेस कितना डेवलप होता है जो बार और रेनफोर्सिंग बार और कंक्रीट का अंदर, तो उस वहाँ से हम शियर फोर्स को निकाल सकते हैं। और एल नॉट क्या है, देखिए एल नॉट क्या है, एल नॉट इज़ द, देखिए यहाँ पर हमने मान लीजिए दिस इज़ द क्रिटिकल सेक्शन, सो क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पर है, क्रिटिकल सेक्शन मान लीजिए दिस पोजीशन इज़ क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन से हमने प्रोवाइड किया है सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है, टोटल सेंटर से बाहर भी डेवलपमेंट लेयर का टोटल डिस्टेंस बनता है, तो सेंटर तक हमने कैलकुलेट किया। जो सेंटर पॉइंट ऑफ द सपोर्ट, सेंटर पॉइंट ऑफ द सपोर्ट से बाहर का जो डिस्टेंस होता है, जो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट द एल नॉट। यहाँ पर सी जो दिखाया गया है वो क्लियर कवर है, ओके। सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट द एल नॉट, तो वही लिखा गया है। एल नॉट ऐसे बेंड भी हो सकता है, ऐसे हम बेंडिंग करके भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो जिसको बोला जाता है हुक or anchorage. So these 90 degree hooks are there, like this 45 degree hook is there, 135 degree hook is there, later on we will discuss. So यहाँ पर मैंने भी एक डायग्राम बनाया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द डेवलपमेंट लेंथ जनरेटेड, ठीक है, दिस इज द डेवलपमेंट लेंथ, हियर इट इज provided, this is development length, or these are the stirrups and this is the reinforcing bar in compression zone और tension zone में reinforcing bar provided, and by the help of development length it is transferring the loads। यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं, this is nothing but the development length, okay। so यहाँ पर से टोटल जो लेंथ बनता है, this length is known as the development length। तो इसी लेंथ को हम अगर प्रोवाइड करेंगे तो बॉन्ड क्या होगा इन बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट विल बी स्ट्रॉन्गर। दीज आर द स्टीरअप्स, ओके। यहाँ पर फुटिंग में भी हम डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं, जो बेंड होता है, दैट मीन फ्रॉम द कॉलम टू द फुटिंग लोड इज ट्रांसफरिंग, स्ट्रेस इज ट्रांसफरिंग, सो दिस इज द डेवलपमेंट लेंथ, दिस इज द डेवलपमेंट लेंथ दैट इज प्रोवाइडेड। So for the separate structures, for beam column footing, the calculation of development length is somewhat similar but quite different based on the codal provisions, but anyhow actually अभी हमको क्या करना है, डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट द डेवलपमेंट लेंथ? सो IS 456 has given the solution. The development length can be calculated by the help of this formula, LD is equal to phi sigma s divided by 4 tau BD. Actually this sigma s is for working stress method, but for limit state method this sigma s will be 0.87 Fy. So you can note it down. For the limit state method it is 0.87 Fy. So phi into 0.87 Fy divided by 4 tau Vd for the limit state method, but for the working stress method it is phi sigma s divided by 4 tau Vd. So what is phi? Phi is the nominal diameter of the bar. जो रेनफोर्सिंग बार प्रोवाइड किया जाता है उसका जो डायमीटर होता है तो उसको बोला जाता है phi. Sigma is the stress in the bar at the section considered at design load, जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है रेनफोर्सिंग बार्स के अंदर तो बोला जाता है सिग्मा एस, बट फॉर लिमिट स्टेट मेथड वी विल टेक दी 0.87 Fy. टाउ BD इज द डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस। डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, व्हाट इज़ द डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ओके। देखिए डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए क्लॉज नंबर 26.2.1.1 जो IS कोड में प्रोवाइड किया गया है उसमें एक टेबल प्रोवाइड किया गया है, तो उसको हम देख के टाउ BD कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं दिखाऊंगा आपको, बट बिफोर दैट यहाँ पर कुछ नोट्स लिखा गया है। द डेवलपमेंट लेंथ इंक्लूड्स द एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक्स, the anchorage value of hooks in tension reinforcement for the bars of section other than circular. The development length
शुड बी सफिशिएंट टू डेवलप द स्ट्रेस इन द बार बाई बॉन्ड। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो मतलब एंकोरेज हम प्रोवाइड करेंगे हुक्स टेंशन रेनफोर्समेंट में, तो उसको इंक्लूड करके डेवलपमेंट लेंथ है LD का वैल्यू। मैंने आपको पहले भी बताया डेवलपमेंट लेंथ का दोनों पार्ट होता है, एक तो होता है सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है क्रिटिकल सेक्शन से, बाकी सेंटर के बाद जो डिस्टेंस होता है उसको हम हुक्स कर देते हैं, बेंड कर देते हैं, एंकोरेज करते हैं। तो टोटल जो एंकोरेज का लेंथ है और सब जो सेंटर तक जो डिस्टेंस है क्रिटिकल सेक्शन से, दोनों मिला के बन जाता है डेवलपमेंट लेंथ, तो उसी को बोला जाता है डेवलपमेंट लेंथ। ओके, तो इधर वो मेंशन है। So the tau BD value can be calculated from this table. This table is also given in IS 456 2000. So here the value is given for FE 250. FE 250, this value is given, and this is for tension reinforcing bars, this value, and for compression it can be increased by 25%. If the bars are used as a compression zone bars, then it can be increased by 25%. This is tau VD value. That means we have to multiply simply 1.25 with the with this value for M20 concrete. Depends upon the grade of the concrete. Okay, and this value will be increased by 60% if the bars are HYST बार्स। ठीक है, टेंशन में अगर हम यूज़ करते हैं और HYST बार से, HYST मीन्स FE 415 और FE 500, FE 250 के जगह अगर हम FE 415 और FE 500 यूज़ करते हैं, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 1.6 विद दिस वैल्यूज गिवन इन दिस टेबल। ओके, चलिए टाउ BD क्या है आपको थोड़ा समझा देते हैं। टाउ BD क्या है? Actually here you can see this is nothing but the critical section. Here it is provided, and this critical section is not equal to L/2. This distance is not equal to L/2. So this distance is less than L/2. So यहाँ पर जो बार यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, तो इस बार को थोड़ा देखिए। यहाँ पर टेंसाइल फोर्सेस एक्टिंग करता है। तो पहले जो मैंने आपको वीडियो में बताया कि टेंसाइल फोर्स यहाँ पर एक्टिंग करता है, तो उसी बार को यहाँ पर दिखाया गया है। This tensile force is acting like this. So in order to resist the tensile force, this shear stress is developed in between the concrete as well as steel. This shear stress is nothing but tau BD. From this concept, we have derived that formula: LD is equal to 5 sigma s divided by 4 tau BD. Now here some figure related to the critical sections is given, and you can see the critical section is lies at 45-degree angle from the support face of the support. You can see here. Okay, from this critical section we have to calculate the critical development length. Here the critical sections of different structures is given, in which beam, column, figure, and column are the end conditions, column are the intermediate portions, all things are given. So depending upon the structural position, structural member positions, we have to calculate the critical sections, and from that critical sections we have to determine the length of the development or development length. देखिए यहाँ पर बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों फिगर दिया गया है। एक में डेवलपमेंट लेंथ हमने प्रोवाइड किया है और दूसरे में डेवलपमेंट लेंथ कुछ भी प्रोवाइड यहाँ पर नहीं किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं किया गया। तो इमेज और इमेज बी, इमेज ए और इमेज बी में क्या डिफरेंस है? देखिए इमेज ए में लिखा गया है द डेवलपमेंट लेंथ इज प्रोवाइडेड इन द beam and column junction. Due to this, the stresses developed are easily transported by the bond created by the steel and concrete. Definitely we have discussed this कि यहाँ पर easily stress क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है।
मगर यहाँ पर स्ट्रेस ट्रांसफ़र होने के लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज डेवलपमेंट लेंथ इज़ नॉट प्रोवाइडेड। सो बीम से लेकर स्ट्रेस यहाँ पर से कॉलम तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, विच इज़ ऑल्सो रिटन हियर। ओके, नाउ some figures related to the development length is given, how development length is provided। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए this length from the support end, this length is total length is development length, this total length। okay, let us this is the critical section, support end में critical section, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो total length होता है, this is the development length। so here this development length is provided। now as the total distance is less than the development length calculated, hence these bars are bent with an angle of 180 degree। ठीक है, यहाँ पर बेंड किया गया है, और दिस टाइप ऑफ लेंथ इज ऑल्सो नोन एज द डेवलपमेंट लेंथ। यहाँ पर भी देखिए क्रैंक्ड बार्स और इंक्लाइंड जो लेंथ प्रोवाइड किया गया है, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डेवलपमेंट लेंथ। सो विच इज टू ह्यूज नीड्स टू बी calculated with the help of the formula which was discussed earlier। देखिए यहाँ पर एक समराइजेशन डेवलपमेंट लेंथ के बारे में मैंने कर दिया है। एल डी इज इक्वल टू 5 सिग्मा एस बाई 4 टाउ बी डी फॉर डब्ल्यू एस एम एंड एल डी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई बाई 4 टाउ बी डी फॉर एल एस एम फॉर सिंगल बार्स। अगर रेनफोर्समेंट हम सिंगल बार्स में डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, सिंगल बार्स में ओनली वन बार, मान लीजिए टेंशन जोन में 3 बार हमने प्रोवाइड किया है, तो फॉर ओनली 1 बार इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग द डेवलपमेंट लेंथ, देन वी कैन यूज दिस formulas we can use। but if we are calculating the development length for bundled bars, मान लीजिए 2-3 बार्स मिल कर रहा है, पास से 2-3 बार्स और 2 बार्स हमने मतलब उनमें कोई स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं किया गया है, गैप इज नॉट देयर इन बिटवीन द 2 बार्स, देन इन दैट केस दीज 2 बार्स आर नोन एज द बंडल्ड बार्स। द बार्स में भी 3 बार्स, 4 बार्स, 5 बार्स दैट कैन बी प्लेस्ड adjacent to the other bars। so in that case development length for 2 bars will be enhanced by 10%, which अगर यहाँ पर development length आता है 20 सेंटीमीटर, then it will be increased further by 10%। मतलब 20 का 10% कितना हुआ, that is 2, that mean the new development length will be 22 centimeter। like that for 3 bars it will be increased by 20% and for 4 bars it will be increased by 33%। तो एंकोरेज के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया है, फिर भी आप थोड़ा याद रख लीजिए। एंकोरेज कुछ भी नहीं है, डेवलपमेंट लेंथ का एक पार्ट है, जो कि सपोर्ट का सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस होता है, सपोर्ट के एंड पोजीशन तक जो भी डिस्टेंस होता है, उनमें जो लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसी को बोला जाता है एंकोरेज। अगर डेवलपमेंट लेंथ सपोर्ट के सेंटर लाइन से लेके सपोर्ट के एंड तक ज़्यादा होता है, तो उसको बेंड करना पड़ता है, तो उसको हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं बाई हॉराइजॉन्टल, कंप्लीटली हॉराइजॉन्टल पोजीशन, देन वी नीड टू बेंड दैट। ठीक है, तो डेवलपमेंट लेंथ का मैक्सिमम वैल्यू होगा m1/b प्लस L0, और कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग दिस m1/b विल बी इंक्रीज्ड बाई 30%। वो आपको बाद में बताऊंगा, आप यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए। एंड L0 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, L0 हमने अभी डिस्कशन किया, सेंटर लाइन से लेके जो डिस्टेंस होता है, जो एंकोरेज का लेंथ होता है, तो दैट इज़ नथिंग बट द L0। ओके, L0 का मैक्सिमम वैल्यू होता है, दैट इज़ द डी इज़ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्ट्रक्चर। बीम होता है, बीम का मतलब मान लीजिए इफेक्टिव डेप्थ और 12 इन दोनों में से जो ग्रेटर होता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द L0। सो आई होप कि डेवलपमेंट लेंथ के बारे में आपको समझ में आया होगा चीज़ें। नाउ वी विल डिस्कस्ड ऑन द एंकोरेज लेंथ, जो कि मैंने आपको बताया कि एंकोरेज लेंथ जो इनसफिशिएंट डेवलपमेंट लेंथ होता है, जिसको बेंड करना पड़ता है, हॉराइजॉन्टल हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो तो वही होता है एंकोरेज लेंथ, व्हिच इज रिटन हियर। इट इज़ दैट लेंथ व्हिच इज प्रोवाइडेड इफ सफिशिएंट डेवलपमेंट लेंथ कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इनसाइड द सपोर्ट और फिक्स्ड एंड। इट इज़ द लेंथ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस
in the rebars. This is obtained by providing the required development length or hook or bends if sufficient length cannot be achieved, जो कि मैंने आपको अभी बताया, वही लिखा है इधर। तो उसको बेहतर समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। लेट अस इफ़ एट एनी सेक्शन डेवलपमेंट लेंथ इज़ रिक्वायर्ड 60 सेंटीमीटर। मान लीजिए डेवलपमेंट लेंथ हमको टोटल रिक्वायर्ड हो रहा है 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। अभी सपोर्ट के सेंटर लाइन तक हमने प्रोवाइड कर लिया है 48 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ पर आप थोड़ा फिगर देख लीजिए तो समझ में आ जाए। मान लीजिए सपोर्ट का जो सेंटर लाइन है यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया है 48 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर से हमने 48 सेंटीमीटर प्रोवाइड कर दिया है। अभी कितना आया, अभी रेस्ट कितना, रिमेनिंग कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। देन 12 सेंटीमीटर हियर यू हैव टू प्रोवाइड। मान लीजिए सपोर्ट का जो लेंथ है कुछ है टोटल 300 mm, मान लीजिए 200 mm है, ठीक है 200 mm है सपोर्ट का जो टोटल यहाँ पर जो लेंथ है। तो दिस इज 100 mm एंड दिस इज 100 mm, दैट मीन दिस इज 10 सेंटीमीटर बट वी हैव टू प्रोवाइड 12 सेंटीमीटर। सो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 2 सेंटीमीटर? देन definitely you have to provide hook. Here you have to provide hook either in the 90-degree direction or which will be suitable to the side condition, that depends upon you. So यहाँ पर हमको बेंड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बेंड जब हम प्रोवाइड करेंगे तो जब स्ट्रेट होगा कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग बेंड देन एक्स्ट्रा additional length we have to provide for the bend, then that will be added with the 12 centimeter. That mean for 90-degree hook, I will tell you, for 90-degree hook we have to provide additional length of 8 into 5. 5 is the diameter of the reinforcing bars. Okay, so 8 हमको एक्स्ट्रा एडिशनल लेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए 20 mm का बार है हमने लिया है, तो 8 into 20 कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू ऐड 16 विद द 12, दैट मीन टोटल 28 सेंटीमीटर वी हैव टू प्रोवाइड। अभी एल नॉट का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ 12.5। अभी मैंने आपको प्रीवियसली देखा है डी और 12.5 में जो ग्रेटर होगा, मान लीजिए 12.5 आया तो 12 into 20 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। दैट मीन आप 28 सेंटीमीटर प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको प्रोवाइड करना होगा 24 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 28 सेंटीमीटर। 16 + 12 मिलकर 28 हो रहा था, तो 28 आप प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि एल नॉट का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ 12π। इधर वही लिखा है, यू कैन सी, ठीक है 8D + 12, D इज़ द डायमीटर ऑफ द, यहाँ पर D का जो वैल्यू है दिस इज़ नॉट द इफेक्टिव डेंथ, रैदर इट इज़ द डायमीटर ऑफ द रेनफोर्सिंग बार्स, ठीक है। चलिए, जब बेंड करेंगे और हुक करेंगे तो हाउ यू विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द बेंड और हुक, ठीक है। तीनों चीज़ें होता है। पहला तो होता है, देखिए 3 प्रकार के बार्स होते हैं। पहला जो बार्स होता है हम लोग प्रोवाइड करते हैं टेंशन जोन में, दूसरा जो बार्स होता है हम लोग प्रोवाइड करते हैं कंप्रेशन जोन में, तीसरा जो बार्स होता है शियर में हम प्रोवाइड करते हैं। शियर में 2 प्रकार का चीज़ होता है, एक तो होता है स्टीरअप और दूसरा जो होता है बेंड टॉप बार्स। हियर दिस इज़ द हियर दिस इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ बेंड टॉप बार्स। मतलब जो नीचे जो टेंशन जोन में जो बार्स हम प्रोवाइड करते हैं किसी अल्टरनेटिव बार्स को, यहाँ पर अल्टरनेटिव बार्स को इससे बेंड करके उठा देते हैं हम, ठीक है। मतलब दिस विल एक्ट एज ए शियर रेनफोर्समेंट, दीज आर द स्टीरअप्स, ठीक है। तो टेंशन बार हो गया, कंप्रेशन बार हो गया और शियर रेनफोर्समेंट हो गया। तो तीनों चीज़ों के लिए एंकोरेज रिक्वायरमेंट होता है और बेंड रिक्वायरमेंट होता है। तो बेंड का जो लेंथ होता है हैव टू कैलकुलेट, सो यू हैव टू फॉलो द कोडल प्रोविजंस और कोडल गाइडलाइंस। पहले आते हैं हम टेंशन के, जो टेंशन जोन में जो बार्स प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें हम आते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कोडल गाइडलाइंस लिखा है तो उसका आप पढ़ लीजिए थोड़ा,
डिफॉर्म्ड बार्स और HYST बार्स जो AP 415 और FE 500 बार्स होता है, तो डिफॉर्म्ड बार्स may not need end anchorages if the development length required is satisfied. मान लीजिए सेंट्रल लाइन से डेवलपमेंट लेंथ जो भी हमको रिक्वायर आता है वो बियरिंग और जो सपोर्ट का जो रिमेनिंग लेंथ होता है, हाफ पोर्शन होता है, उससे कम है, देन नो नीड टू प्रोवाइड एनी एंकरेजेस फॉर AP 415 और FE 500. If it is not satisfied, then you have to provide. Okay. नेक्स्ट पॉइंट आता है, हुक्स शुड नॉर्मली बी प्रोवाइडेड फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन. दैट मीन FE 215 अगर टेंशन बार से तो उसमें हुक्स नॉर्मली लगाना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है माइल्ड स्टील के लिए ऐसा हम लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ K+1 5 फ्रॉम दिस लेंथ टू दिस लेंथ, एंड दिस लेंथ इज़ 4 5 and this arc length is arc diameter is K5. So from this we can calculate 1 minute. सो यहाँ पर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आर्क का जो लेंथ डायमीटर गिवन है K5 और 4 5 है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है दैट इज़ K+1 5 फॉर माइल्ड स्टील K = 2 as for the Codal guidelines. So you can calculate like this. Okay, if the hook is 180 degree bent, यहाँ पर हुक का जो बेंट किया गया है that is 180 degree. This is the 90 degree hook. Okay, 90 degree bend किया गया है इधर. So B is this portion is, this is 90 degree bend and this is 180 degree bend. चलिए नेक्स्ट गाइडलाइंस को आते हैं. एक्चुअली आई एम स्किपिंग दिस गाइडलाइंस बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर. आज SP16 इज़ नॉट हियर, सो we'll discuss about this in the next video or next later on we'll discuss. Okay, next come to the anchorage value of a standard bend shall be considered as 4 times the diameter of the. मतलब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जितना भी आप 45 डिग्री बेंड कीजिए, मतलब पहले अगर हम इस प्रकार के बेंडिंग करते हैं 45 डिग्री, तो वहाँ पर जो इसका जो लेंथ आता है दैट इज़ 4 5. ठीक है, अगर ये 45 डिग्री बढ़ के 90 डिग्री आ जाता है, 90 डिग्री बेंड आ जाता है, तो वहाँ पर से जो लेंथ आता है दैट विल बी 4 5 प्लस अगेन 4 5. ठीक है, तो दैट विल बी 8 5. जब अगेन 45 डिग्री बढ़ जाता है दैट इज़ 135 डिग्री ऐसा हो जाता है, तो वहाँ पर आ जाता है 4 5 प्लस 4 5 प्लस 4 5. तो जितना भी 45 डिग्री एडिशंस होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 4 5 अमाउंट ऑफ एडिशंस हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पर 180 डिग्री आपको प्रोवाइड किया गया है, तो दैट इज़ वाई दिस विल बी कंसिडर एज द 16 5. टोटल लेंथ विल बी, the total anchorage value will be 16 5. Okay, here it is written, the anchorage value of standard U type hook shall be 16 times the diameter of the bar, because this is 180 degree. You can calculate, that is for 135 degree what will be the anchorage value, that will be 12 5. Definitely again if we add 45 degree with the 135 degree, the total length will be 16 5. That is the U type hook. Okay. नाउ कम टू द बार्स इन कंप्रेशन. ठीक है, बार्स इन टेंशन के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया. नाउ कम टू द बार्स इन टेंशन व्हिच इज गिवन इन द क्लास नंबर 26.2.2.2. ओके, द एंकरेज लेंथ ऑफ स्ट्रेट कंप्रेशन बार्स शैल बी इक्वल टू इट्स डेवलपमेंट लेंथ एज मेंशन्ड इन द सेक्शन 6.15.3. मतलब जो भी डेवलपमेंट लेंथ का हमने जो वैल्यू कैलकुलेट किया है that will be anchorage value for compression steel. अभी मैंने आपको बताया तीनों प्रकार के स्टील है, एक तो है टेंशन, कंप्रेशन और शियर. टेंशन के जो स्टील हमने प्रोवाइड किया है
तो वहाँ पर डेवलपमेंट एंकरेज लेंथ का आपने वैल्यू अभी अभी देखा, हमने जो डिस्कशन किया अभी। बट फॉर कंप्रेशन में जोन द एंकरेज वैल्यू विल बी इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, टोटल डेवलपमेंट लेंथ जितना हमने कैलकुलेट किया है तो उसी के हिसाब से हम एंकरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट मे बी द 90 डिग्री और दैट मे बी द 180 डिग्री, एनीथिंग एल्स। ठीक है, जनरली कंप्रेशन जोन में हम 90 डिग्री बेंड ही प्रोवाइड करते हैं। अगर 45 डिग्री और 135 डिग्री हम प्रोवाइड करेंगे तो इन प्रैक्टिकल केसेस वी आर टेकिंग द गाइडलाइंस ऑफ टेंशन जोन। टेंशन जोन का जो रेनफोर्सिंग बार्स है उसका जो गाइडलाइंस है हम कंप्रेशन जोन में प्रैक्टिकल हम यूज़ करते हैं। अगर 90 डिग्री को छोड़ के अगर कोई दूसरा एंगल आता है। ठीक है, नेक्स्ट है द डेवलपमेंट लेंथ शैल इंक्लूड द प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ हुक्स, बेंड्स एंड स्ट्रेट लेंथ्स बियॉन्ड द बेंड्स इफ प्रोवाइडेड। जो कि मैंने आपको बताया डेवलपमेंट लेंथ दोनों ही, मतलब एंकरेज लेंथ और टोटल लेंथ ऑफ द हुक्स और सबको मिला के होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं बार्स इन शियर्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया इंक्लाइंड बार्स इन टेंशन जोन विल हैव द डेवलपमेंट लेंथ इक्वल टू दैट ऑफ बार्स इन टेंशन एंड दिस लेंथ शैल बी मेजर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लोपिंग और इंक्लाइंड पोर्शन ऑफ द बार्स। जो कि इंक्लाइंड पोर्शन के बारे में अभी हमने आपको इधर एक दिखाया स्लाइड्स में। दिस इज द इंक्लाइंड लेंथ, हियर इट इज प्रोवाइडेड and this inclined length will be equal to their development length। ठीक है, जो भी डेवलपमेंट लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं दिस डेवलपमेंट लेंथ विल बी प्रोवाइडेड एज द इंक्लाइंड लेंथ। रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट लेंथ इज नीड टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, यहाँ पर बाकी जो डेवलपमेंट लेंथ हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर बेंड करते हैं एज पर द कोडल गाइडलाइंस। Inclined bars in the tension zone will have the development length equal to that of bars in tension and this length shall be measured from the end of sloping or inclined portion of the bars। ठीक है, जो भी जिस पोर्शन से हम उसको बेंड करते हैं तो उसी पोर्शन से वो लेंथ कैलकुलेट होगा। जो भी ये टेंशन जोन में हम प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट लेंथ, तो वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट लेंथ का कैलकुलेशन आएगा उसका भी वही लेंथ होगा जो इंक्लाइंड पोर्शन और इंक्लाइंड लेंथ प्रोवाइड किया जाता है बेंट ऑफ बार्स में स्पेशली। नेक्स्ट आता है इंक्लाइंड बार्स इन कंप्रेशन विल हैव द डेवलपमेंट लेंथ इक्वल टू दैट ऑफ बार्स इन टेंशन एंड दिस लेंथ शैल बी मेजर्ड फ्रॉम मिड डेप्थ ऑफ द बीम। जो कंप्रेशन बार में अगर हम कुछ बेंट ऑफ बार्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो वहाँ पर जो लेंथ हम लेते हैं एकदम मिड पोर्शन से ही लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टीरप्स के लिए। बेंट ऑफ बार्स के लिए गया, अभी स्टीरप्स के लिए आता है। फॉर स्टीरप्स द ट्रांसवर्स टाइज एंड अदर सेकेंडरी रेनफोर्समेंट कंप्लीट डेवलपमेंट लेंथ एंड एंकरेज आर कंसिडर्ड टू बी सेटिस्फाइड इफ प्रिपेयर्ड एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर जो फिगर में दिखाया गया है तो उसी प्रकार से हम 2 लेग्ड और 4 लेग्ड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरप्स के लिए हम इसे प्रोवाइड कर सकते हैं एंकरेज का जो वैल्यू होता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द साइड कंडीशंस। जो भी मतलब गाइडलाइंस हमने टेंशन बार्स के लिए अभी पढ़ा है तो उसी गाइडलाइंस के हिसाब से एंकरेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं अबाउट द लैप लेंथ। लैप लेंथ एक्चुअली होता क्या है? द मिनिमम लेंथ दैट शुड बी प्रोवाइडेड ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ 2 reinforcement bars so that the tension force is transferred safely at the joints from one bar to another, or in general the lap length is the 50 times the diameter of the bars if both bars are of same diameter। लैप लेंथ का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले समझते हैं कि लैप लेंथ एक्चुअली होता क्या है। 2 बार्स को जब हम ओवरलैप करते हैं तो उसी को बोलते हैं लैपिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बार्स, मान लीजिए कॉलम में हमने बार्स जॉइंट किया तो कॉलम्स का जो बार्स होता है तो उसको मतलब लैप लेंथ हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? लैप लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्समेंट में जो स्ट्रेस डेवलपमेंट होता है, एक रेनफोर्समेंट से लेकर दूसरा रेनफोर्समेंट जो
होता है, स्ट्रेस को यूनिफॉर्मली ट्रांसफ़र करने के लिए हम लैप लेंथ प्रोवाइड करते हैं। मतलब लैप अगर लेंथ शॉर्टेज आ गया किसी रेनफोर्सिंग बार्स के लिए तो उसको कंटिन्यू करने के लिए हम लैप लेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लैपिंग हमने बनाया है, सो व्हाट विल बी द लेंथ? Normally in sides we are providing this is as a 50D. D is the diameter of the reinforcing bars, but what is the actual guidelines that is given in the codes that we need to see? So let us see. यहाँ पर दिया गया है, देखिए, lap splices. The following are the salient points that is they should be used for bars up to 36 mm. मतलब 36 mm तक जो भी बार्स है उसमें हम लैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. They should be considered as the staggered if the center to center distance of this splice is at least 1.3 times the lap length calculated as mentioned below. चलिए क्या कैलकुलेशन हुआ है उसको हम देख लेते हैं थोड़ा. The lap length including anchorage value or hooks of the bars in flexure tension shall be LD और 35 मतलब LD और 35 में जो भी ग्रेटर होता है उसको हम लैप लेंथ ले सकते हैं. मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम इधर 35 ले सकते हैं और LD दैट इज़ LD और 35 इसमें से जो ग्रेटर होता है LD दैट इज़ द डेवलपमेंट लेंथ और 35 से जो भी ग्रेटर होता है उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, द सेम फॉर डायरेक्ट टेंशन शैल बी 2LD और 35 व्हिच एवर इज ग्रेटर. तो प्रीवियसली जो वैल्यू हमने बताया दैट इज़ अगर कहीं एंकोरेज के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर वो लेंथ हम ले सकते हैं. हुक्स अगर हम प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्चर में, वरना हम 2LD और 35 ले सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो आता है द लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल बी इक्वल टू LD इन कंप्रेशन बट नॉट लेस दैन 24/5. कंप्रेशन बार्स अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर हम LD से इक्वल हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इट शुड बी मिनिमम ऑफ 24/5. ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए. The lap length shall be next pointed. The lap length shall be calculated on the basis of diameter of the smallest bar when the bars of different diameters are used. मान लीजिए 20 mm और 25 mm का 26 mm का जो बार्स हमने अगर यूज़ किया है तो 20 mm हम ले सकते हैं. ठीक है, स्मॉलर बार्स जो होता है उसका डायमीटर. लैप स्प्लाइसेस और बंडल बार्स shall be made by splicing one bar at a time and all other individual splices within the bundle shall be staggered. जो अगर बंडल बार्स मान लीजिए 2-3 बार्स को हमने जॉइन किया है तो पहले इंडिविजुअल हम बार्स को स्प्लाइस करेंगे, उसके बाद हम बंडल करेंगे. ठीक है, और स्टैगर्ड पोजीशन में. ओके, सो नेक्स्ट पहले जो बात है मैंने फार्मूला आपको बताया LD का फार्मूला. यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है तो उससे हम LD कैसे निकालते हैं लेट अस डिस्कस. मान लीजिए कोई रेनफोर्समेंट बार से जिसका डायमीटर है 12 mm. ओके, स्ट्रेस FE 415 बार्स हमने यूज़ किया है. सो इधर डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस कितना आ गया दैट इज टाउ BD आज कैलकुलेटेड फ्रॉम द टेबल 26.2. जो भी हमने आपको टेबल दिखाया था यहाँ पर एक्चुअली ग्रेड ऑफ द स्टील इज M25. सो लेट अस गो टू दैट टेबल. यहीं पर आ गया टेबल.
तो M25 ग्रेड का जो कंक्रीट है तो उसमें टाउ बी डी कितना आया, दैट इज़ 1.4, ठीक है, सॉरी FE 400 FE 250 के लिए, बट वी हैव यूज्ड FE 415, देन FE 415 के लिए हम 60% इंक्रीज कर सकते हैं, दैट मीन वी हैव टू मल्टीप्लाई 1.6 विद दिस 1.4. So let us go to that problem. So by multiplying that is 1.6, we have got this designed bond stress, that is 2.24. Okay, now LD is equal to 5 sigma s by 4 tau BT. Here it is sigma s is equal to it is taken here 415, but for limit state method here actually it is not written 0.87, but you should correct it here. You have to multiply 0.87 into 415, then you have to do. Okay, actually it is here not written, you have to correct it, ठीक है. So 0.87 into 415 divided by 4 into 2.24 and 5, so 46.5 is the LD. If we are providing 12 mm diameter of bars, then 46 into 12 is equal to 552 mm or 55.2 centimeter development length is required. Okay, so I hope I have make you understandable each and every point about the development length, anchorage length and lap length. If you have any doubt regarding that, then you can post comment in my comment box. So thank you.